हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीटेट गुरु में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग प्रीवियस पेपर सीरीज की तैयारी कर रहे हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। और प्रीवियस पेपर सीरीज जो शुरू की गई है इस लक्ष्य को लेकर, ताकि अगले सीटेट के एग्ज़ाम में आपका 120 नंबर आए। हम लोग मिशन 120 को पूरा करने के लिए सारे सेट को मारेंगे, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग जो है मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट सेट करेंगे। याद रहे कि हम लोग अभी 2011 के सारे जो है सेट को कर रहे हैं। कल हम लोगों ने किया था किसका, सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, आज मैथ के जो है ना सेट को करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आया है। अच्छा, ये जो है प्रीवियस पेपर सीरीज जो शुरू हुई उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, और जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, रिवर्स होता रहता है क्वेश्चन, तो एक ये भी एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो चलिए आज का क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या है। आज का जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, यानी 30 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं सीडीपी का, ये 31 से मैथ शुरू है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अलग अलग तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7, रोहित की प्रतिक्रिया थी चूँकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है। ठीक है, अतः 3/7 और 3/5 से बड़ा है। ये बताता है कि क्या बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारे पास, पहला है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। तीसरा है रोहित ने भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। चौथा क्या है, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अंश और हर की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए क्या होता है, तुल्य भिन्नों की अवधारणा को समझना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माचिस की तिलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे चरण दिया आपके पास, पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माचिस की तिलियों के बने पैटर्न की जांच कीजिए। यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण के लिए कितनी तिलियों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है 61, दूसरा है 62, तीसरा 105 और चौथा है 65। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो है आप खुद से करेंगे, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एक सेल्फ वर्क मैंने दिया हुआ है। चलिए अगली क्वेश्चन है, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक, यहाँ पे खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। यानी भिन्नों की अवधारणा को समझने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है। पहला है A/B के रूप में भिन्न लिखना जिसमें A नॉट इक्वल टू 0 है, उसके आसपास की वस्तु में भिन्न भागों की पहचान करना। तीसरा है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, और चौथा है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक क्या करेगा, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ दे रहा है चलिए ये यूनिट दिया हुआ है, एक इकाई का 3/4 भाग है, तो एक 1.5 क्या होगा, यानी इसका जो है 1 और हाफ भाग क्या होगा। यहाँ पे 3/4 दिया है, तो आपको 1.5 जो है पार्ट आपको ढूंढना है। चलिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, 1 में 2 है, 3 है, 4 है,
इसका जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आप इसको जो है खुद से कैलकुलेट करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा। पहला है 41,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 49,000 और चौथा है 49,500। अब यहाँ पूछ रहा क्या हजारवा मान होगा, ठीक है। 49,532 के निकट कौन कौन आ रहे हैं हजारवा में, एक 49,000 आ रहा है और दूसरा 50,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब 49,532 के सबसे निकट कौन होगा, 50,000 होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि इसमें से महत्तम संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डाउट्स होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और ये समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती हैं सहायता करें। यानी पर्यावरण में जो भी वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं, ठीक है, उन पे क्या करना है, कक्षा में चर्चा शुरू करना है, ठीक है। बच्चों को उनके आकार देखने और समझने में कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती और फिसलती हैं उनको समझाने में क्या करना है, उसकी सहायता करना है। चलिए पहले यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्रोत गणित के जादू 2 NCERT की कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव ये समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि। अब यहाँ पे NCERT का जो सिलेबस है उसके जो सेकंड क्लास का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शिक्षक को क्या समझाने की सुझाव दे रहा है। चलिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन है निर्देशन के संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। दूसरा है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। तीसरा क्या है, चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। और चौथा है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने का शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसका जो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 का 1 होगा। यानी निर्देशन के यानी NCERT की जो कक्षा 2 का जो पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, उसके माध्यम से जो सुझाव दिया गया है वो शिक्षकों को क्या समझने में सहायता देगा कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये परिवर्तन किया गया है। यानी NCERT की जो गणित क्लास 4 की जो मैथ की बुक है उसमें ये कुछ जो हेडलाइन दिए गए हैं, जैसे बुक में कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, ये परिवर्तन का क्या कारण है, ये परिवर्तन क्यों किया गया है। ऑप्शन क्या है, दैनिक जीवन से जुड़ते हुए रोचक बनाने के लिए। दूसरा है कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में जानने के लिए। तीसरा है पाठों में गणित विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। और चौथा है उन्हें अलग सा समझाने के लिए। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कि ये जो परिवर्तन किए गए हैं ताकि दैनिक जीवन से जुड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, यानी बच्चों को जो है और जो दैनिक जीवन है उनके बारे में उन्हें बताया और समझाया जा सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है।
आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। ठीक है, और कुछ सेबों का भार कितना है, 1 किलो 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना ज़्यादा है। ठीक है, बहुत आसान है। कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्या करना है, सिंपली घटा देना है। ठीक है, तो 600 ग्राम में से क्या करेंगे, 450 ग्राम घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 किलो 150 ग्राम आ जाएगा ना। चलिए 2 किलो 600 ग्राम में से 1 किलो 150 ग्राम को क्या करना है, घटा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। यानी गणित करने की जो युक्ति होती है उसमें जो सवाल हल किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या शामिल है। पहला है क्रियाकलाप आधारित उपागम, दूसरा है अनुमान लगाना, तीसरा है व्यापक अभ्यास, और चौथा है हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, कि गणित करने की युक्ति के रूप में, ठीक है, सवाल हल करना क्या कहलाता है, क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्यों को क्रम को लगाइए। चलिए क्या है, पहला 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षकों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। बी क्या है, 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना। तीसरा क्या है, 2D आकारों को बांटना। और चौथा क्या है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो अब आपको बताना है कि ABCD इन चारों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है ADBC, ठीक है, यानी किसका किस तरह से नंबर आएगा। ठीक है, पहला है CADB, तीसरा क्या है DBAC, और चौथा है CBDA। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किया जाने वाला निम्नलिखित कार्यों के क्रम को लगाइए। हमको क्रम को लगाना था, तो पहले क्रम में कौन आएगा, तो पहले के क्रम में पहले ये क्रम आएगा कि आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। फिर उसके बाद जो है किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा डी का, कि अलग अलग 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 41 का आंसर शायद ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। पहले जो है किसका नंबर आएगा, हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। पहले जो है सी का नंबर आएगा। 2D आकारों को सबसे पहले छांटा जाता है, फिर उसके बाद क्या करता है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अलग अलग 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन किया जाता है। फिर उसके बाद जो है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर एक ऑपरेटर हाँ चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 कि यदि एक ऑपरेटर सर्किल्ड प्लस को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। यहाँ पे सर्किल्ड प्लस दिया हुआ है कि एक ऑपरेटर सर्किल्ड प्लस को क्या करता है, निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए तो क्या होगा, 4 सर्किल प्लस 3 इक्वल टू 4 + 5 + 6, फिर उसके बाद
5 सर्किल प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, या 6 सर्किल प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। तो n सर्किल प्लस 8 का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, 8 पहला है 8n प्लस 36, दूसरा n प्लस 36, तीसरा n प्लस 28 और चौथा है 8n प्लस 28। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में, यहाँ पे एक आकृति है पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है। यानी एक आकृति को क्या कहा है, एक शिक्षक ने कक्षा में कि 1/8 भागों में क्या करना है, निरूपित कर देना है, ठीक है ना। तो कौन सा निरूपण इसमें से गलत है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये इसका निरूपण जो है वो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रगति पत्रक को भरना, दूसरा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना और चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना यानी फीडबैक देना है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका है सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। यानी गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4,07,928 को पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये डिजिट में दिया है आपको, उसको लेटर में लिखना है, वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। चलिए अब कौन सा सही होगा, बहुत आसान है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4,07,928। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई, मान ली यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है आई है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई समान रख दी जाए, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं कि एक आयत की लंबाई, चलिए मान लेते हैं आई है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई लंबाई की क्या है, आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और इसकी चौड़ाई को समान कर दी जाए। हमारे पास ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यह क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, मैंने आंसर बता दिया। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है, इसको 2 षटभुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। दूसरा है इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तीसरा क्या है, इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। चौथा क्या है, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, 47 का, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी षटभुजाकार पिरामिड में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार पलकों के साथ उसका षटभुजाकार आधार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। क्या पूछ रहा है, हिंदी अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। चलिए ऑप्शन क्या है, 9,999, दूसरा है 9,000, तीसरा है 99, चौथा है
8999। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। यानी विकास जो है वो 56 स्टूडेंट के बैच, एक क्लास में बैच है, उसको क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। उसका ये विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद फीडबैक दी जाए तो वो प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन क्या है हमारे पास। पहला है वो पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वो किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा क्या है कि वो यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करके और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विविध चर्चा करें। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दें। और चौथा ऑप्शन है कि वो प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वो स्वयं अपने उत्तरों की जांच करें। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। यानी विकास को चाहिए कि वो प्रत्येक सवाल को क्या करे, बोर्ड पे हल करे और उसको समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वो अपने आंसर को क्या करे, मैच करे, कि वो बोर्ड पे जो सॉल्व आंसर है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक शिक्षक आकार पढ़ने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है। यानी एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? ऐतिहासिक स्थानों की भ्रमण की योजना यानी विजिट करने की प्लानिंग क्या कर सकता है? बना सकता है। क्योंकि पहला ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। दूसरा है आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण के सभी विषय के आपसी संबंधों को बढ़ावा देता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और चौथा क्या है कि यह गणित की रोजाना कक्षा के लिए कक्षा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों के सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का? चलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा कि आकार किसी भी वस्तुकला का क्या होता है? अभिन्न हिस्सा होता है और इस तरह के भ्रमण से सभी विषयों के आपसी संबंधों को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। पहला ऑप्शन है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना। दूसरा है विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। तीसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि अलग अलग वस्तुओं की सहायता के लिए किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। चौथा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना।
और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र यानी लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक यहाँ पे खाली स्थान से किससे शुरुआत कर सकता है? तो हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि अलग अलग वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति की क्षेत्रफल की क्या कर सकता है? तुलना कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 53। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुना करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं? पहला, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। दूसरा है, राजन जोड़ और गुना नहीं कर सकता। तीसरा है, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। और चौथा क्या है? राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है। यानी जब राजन को शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो जब क्लास में पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा दूं, जोड़ दूं या घटा दूं, गुना करूं या भाग दे दूं, ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या होता है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 8 सेमी और 6 सेमी है, इसका परिमाप क्या होगा? ऑप्शन है 24 सेमी, 28 सेमी और तीसरा है 18 सेमी, चौथा 20 सेमी यानी सेंटीमीटर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यानी एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए क्या है, यहाँ पे लिखा है स्टेशन है, नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, ठीक है। चलिए बस है, निगमन कितना हो रहा है? 7:15 पे, 8:22 पे, 8:37 पे और 12:40 पे। बस नंबर 2 का क्या कब हो रहा है? 12:30 बजे, 1:25 पे, 1:35 पे और 6:10 पे। बस नंबर 3 है, उसका निगमन कब हो रहा है? 4:45 में, 7:10 में, 7:22 में और 9:55 में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है? चलिए ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी बस है जो नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम टाइम लेगी। पहला ऑप्शन है बस नंबर 3, दूसरा है बस नंबर 1, तीसरा है बस नंबर 2 एवं बस नंबर 3 दोनों समान लेती हैं और चौथा है बस नंबर 2। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बस नंबर 3। बस नंबर 3 क्या करेगी? मथुरा से नई दिल्ली पहुंचने में कम समय लेगी, ठीक है, सबसे कम समय लेगी। कितना समय लेगी वो? ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। आप कैलकुलेट करके मुझको बताइएगा कि बस नंबर 3 नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में कितना समय लेगी, ठीक है। मैंने आंसर आपको बता दिया है, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षकों को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई, ठीक है। यानी शिक्षक जो है भिन्न का योग पढ़ा रहे थे तो उनको एक त्रुटि मिली। क्या है कि 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षकों को उपचारात्मक कार्यों के रूप में क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए जब ये त्रुटि मिली तो अब उपचारात्मक कार्य के रूप में टीचर क्या करेगा? सबसे पहले प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्चों की सहायता करेगा। दूसरा है
एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करेगा, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्ग। चलिए तीसरा क्या है कि बच्चों से कहे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करें। और चौथा क्या है कि इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे ही बड़ी होगी वो समझ जाएगी। चलिए ऑप्शन क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्या करना है कि लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करना, यानी ये जो गलती हुई है वो किसकी वजह से हुई है कि बच्चों को एलसीएम निकालने नहीं आता है बच्ची को, इस वजह से उसने क्या किया है कि भिन्न के जोड़ में गलती कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, माप की अवधारणा विकसित करने के लिए अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से सम लगाइए। पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और चौथा है कि शिक्षार्थी मीट्री यानी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझाते हैं। चलिए सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए पहले कौन सा क्रम में बैठाना है आपको? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। कैसे 1 होगा आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या होगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। और सबसे लास्ट में क्या करते हैं कि शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, ठीक है। यानी एनसीएफ 2005 का मानना है कि जो गणित में होता है उसमें सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका जो है इंक्लूडेड है, शामिल है। नीचे दिए हुए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो ऊपर जो दिया हुआ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका पालन नहीं करता। पहला है कि उसे पढ़ाने की विधि। दूसरा है आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। तीसरा है पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री के लिए सीखने का तरीका। और चौथा क्या है कि कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। चलिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ये जो कथन है वो एनसीएफ 2005 का जो सिद्धांत है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका है उसके विपरीत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इन दिनों दाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति को निरूपण करता है? यानी इन दिनों क्या हो रहा है? कॉस्ट बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो बढ़ते दामों को प्रस्तुत कर रहा है, दर्शा रहा है। चलिए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। चलिए पहला है, चलिए ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ये है, तीसरा है और चौथा है। चलिए आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो बढ़ते दामों को क्या कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना इस ग्राफ क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बढ़ते हुए दामों को संकेत कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खाली स्थान जरूरी है। पहला ऑप्शन क्या है? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। दूसरा है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता।
तीसरा है अधिकतर सूत्रों को याद करना, और चौथा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। यानी आप एक अच्छे गणितज्ञ तब बन पाएंगे जब सभी अवधारणाओं को आप समझते हैं और उसको लागू करते हैं और उनमें संबंध बनाते हैं, तब जो है आप एक अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग फिर 2011 में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका एक और सेट करेंगे। इसी तरह से 2011 से लेके अब तक मैंने आपको बताया ही था कि जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, सीटेट का जो भी सिलेबस है हर पेपर के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी जुलाई में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, और आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर रिवर्स आता है तो आप इजीली उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।